Good morning everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े हिंदी विषय के साथ पुनः एक बार आपके समक्ष हूँ और फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारी भाषा की कक्षा में। इसके पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने अपनी न्यू ग्रामर बुक जो है व्याकरण की पुस्तक पेंसिल, उसमें से पहला पार्ट आरंभ किया था जो था कि भाषा और व्याकरण। तब हमने आपको सिर्फ भाषा के बारे में समझाया था कि भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया जाता है। सबसे सरल तरीका मैं पुनः दोहरा रही हूँ। भाषा जो होती है वो अपने मन के विचारों को प्रकट करने और किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को जानने का सबसे सरल वाला माध्यम या तरीका होता है। तो भाषा के लिए हम लोग सिर्फ इतनी चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर भाषा नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के मन के विचारों को जान ही नहीं पाता। वो कभी नहीं समझ पाता कि अगर वह व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहता है या उससे कोई कार्य करवाना चाहता है तो उससे बात कैसे करेगा, क्योंकि भाषा के अभाव में तो वह संभव ही नहीं है ना। तो हमने पिछली बार अपने पुस्तक में एक छोटी सी परिभाषा पढ़ी थी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, याद आया आपको? हमने एक बाकायदा यहाँ पर परिभाषा लिखी थी आप लोगों के लिए। फिर हमने आपको समझाया था भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप जो होता है वो होता है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। चलिए हम पुनः इसे हल्का सा दोहरा रहे हैं कि मौखिक भाषा किसे कहा जाता है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि मौखिक भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं या अन्य लोगों के विचारों को जानते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है व्यक्ति के 2 इंद्रियों का सही से कार्य करना। पहला, उसके मुख से ध्वनि निकलना चाहिए और दूसरा, उसके कानों को सही से सुनाई देना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि बोलने में अक्षम है या सुनने में सक्षम नहीं है तो वह मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, वह सभी इस मौखिक भाषा का प्रयोग अवश्य ही करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अपना मुख खोलते हैं उसमें से कोई ना कोई स्वर या आवाज़ निकलती ही है, और अगर उसमें से आवाज़ निकली है तो वो सुनाई भी देती है। अगर सुनाई दे रही है, बोली गई है, तो उसका कोई अर्थ भी होता ही है, क्योंकि बेवजह तो हम कभी मुंह खोलते नहीं हैं। आपके मन में यदि कोई भाव उठा है और इतना तेज़ी से उठ रहा है कि आपको उसको सामने वाले को बोलकर सुनाना है या सामने वाले को बताना है ना, क्योंकि हमारे मन के भाव हमें तो सुनाई दे जाते हैं, उसके लिए हमें अपने होठों को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमने मन में बोला और मन में सुन लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे विचार अन्य लोग भी जाने समझें तो उसके लिए हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके लिए हमें अपने मुख को खोलना पड़ता है। जैसे ही आप मुख खोलते हैं उसमें से कोई एक आवाज़, कोई एक स्वर, कोई ध्वनि निकलती है, और जब भी वो बाहर निकलती है तो किसी अन्य व्यक्ति अगर कोई वहाँ खड़ा है तो उसके कानों से टकराएगी ही। कानों से टकराना मतलब उसके कानों में जाना, है ना। अब उसके कानों में वो स्वर गया, लेकिन आप सही तरीके से उसे क्या कहना चाह रहे हैं वो तभी समझ पाएगा जब वह आपकी भाषा को अच्छे से जानता होगा, है ना। मान लीजिए मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम यहाँ आओ, लेकिन अगर वो व्यक्ति ने वो भाषा कभी सुनी ही नहीं होगी तो वो कैसे समझेगा कि मैं उसे यहाँ आने के लिए कह रही हूँ। हो सकता है वो जिस प्रदेश का या जहाँ पर उसने जन्म लिया हो वहाँ पर उसने तुम शब्द कभी सुना ही नहीं हो, यानी उसके कानों को सुनने की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन ये वाला शब्द उसने कभी सुना ही नहीं है, तो वो उसका अर्थ कैसे जानेगा
कि यहाँ पर तुम का मतलब होता है यू, उसके लिए आपने ये शब्द प्रयोग किया है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं तुसी, है ना, तुसी का मतलब भी तुम होता है, लेकिन हमने तो बचपन से हमेशा से तुम शब्द सुना हुआ है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रही हूँ। मैं किसी अन्य जगह जाती और वहाँ के यदि शब्द सुनती तो शायद मैं उनका अर्थ समझ पाती। तो मौखिक भाषा भी कई प्रकार की हो सकती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, या बोलने या समझने के लिए जो वो माध्यम प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा में सभी तरह से गुजराती, पंजाबी, बंगाली सभी आ जाती हैं। हाँ, बस उसका ये आवश्यक है कि वह बोलने वाले और समझने वालों के मन के जो विचार है उनका आदान प्रदान सही तरीके से कर सके, है ना। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी कि जो लिख कर समझाई जाती है या समझी जाती है। जिस तरह की यह पुस्तक है ना, पुस्तक में भाषा का जो रूप प्रयोग किया गया है वह लिखित भाषा का रूप है बेटा। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने जो भाषा का रूप प्रयोग किया है वह लिखित है। अगर मैंने यहाँ पर ये शब्द लिखा नहीं होता और मैं सिर्फ बोलती ही जाती, और यदि मान लीजिए आपका वीडियो आगे बढ़ गया है या आपने बहुत देर से क्लास को ज्वाइन किया है, तो आपको कैसे पता चलता कि मैं मौखिक को पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं लिखित को समझा रही हूँ। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ यहाँ पर आपके लिए और आप पढ़ सकते, तो आप ये समझ गए होंगे कि मैं इस चीज़ के बारे में समझा रही है और ये वाला विषय पूर्ण हो चुका है ना। ठीक है। फिर तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने करना आरंभ किया था और अभी भी वो कहीं ना कहीं पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता ही है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग जब आप मौखिक और लिखित का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं तब आप लोग सांकेतिक का प्रयोग करते हैं, है ना। कैसे? मैम मुझे बोलना आता है, सामने वाला सुनने में भी सक्षम है, तो फिर मैं सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्यों करूँगा। मैं तब इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता हूँ जब मौखिक भाषा होने के बाद भी दो लोगों के बीच में भाषा का अंतर आ जाता है ना। बोल मैं भी रही हूँ, सुन वो भी रहा है, लेकिन मैंने जो अक्षर जो स्वर बोले हैं उनका अर्थ यदि कुछ और है और सामने वाला व्यक्ति उस शब्द को पहले कभी नहीं सुना है उसने और उसका गलत अर्थ न समझ जाए, तब हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए यदि आप अभी बंगाल घूमने जाएंगे या यदि आप दक्षिण भारत में घूमने जाते हैं तो वहाँ तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाएं बोली जाती हैं। बोलते सुनते वहाँ के भी लोग हैं, किंतु हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि दोनों साइड का व्यक्ति, दक्षिण भारत में यदि आप गए तो वहाँ जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है वो बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। आप बोल भी सकते हो, सुन भी सकते हो, लेकिन आपकी भाषा और उसकी भाषा में हल्का सा अंतर है। अब उस अंतर की वजह से आप अपनी बात उसको समझा नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कहोगे? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके कहोगे। मान लीजिए वो नारियल बेच रहा है और आपको नारियल पानी पीना है। अब आपको नहीं पता कि मैं उसे कैसे कहूँ कि ये नारियल कितने का है, मुझे नारियल दे दो। तब आप क्या करोगे? आप उस नारियल की तरफ संकेत करोगे, है ना, कि ये लेना है। फिर वो पूछेगा कैसे लेना है, तब आप पूछते हो ये कितने पैसे। आप संकेत के द्वारा समझते हो ना, तो वो हो जाती है आपकी सांकेतिक भाषा। मैंने पहले समझाया था, एक जो नन्हा बच्चा होता है वह क्या करता है, जब वो बोल नहीं पाता है वो पानी का ग्लास लेकर जाता है और वहाँ पर उन्हें कहता है मम्मा को या जो भी बड़े व्यक्ति हैं कि मुझे इसमें चाहिए। तब आप जान जाते हैं कि उसे पीने के लिए पानी चाहिए। तो वहाँ पर भी तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, जबकि देखिए उसके मुंह से स्वर निकलते हैं मम्मा, पापा, ऐसे छोटे छोटे स्वर निकलते हैं, लेकिन वो अभी पानी, ग्लास, खाना ये शब्द नहीं सीखा है। इस भाषा को उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। तो वो क्या करता है,
वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। वो आपको ले जाएगा और बिस्किट के डिब्बे के वहां पर खड़ा कर देगा, फिर अपनी उंगली दिखाएगा उस डिब्बे की तरफ। तब आप क्या करते हो? आप जान जाते हो कि उसमें बिस्किट है और इसको बिस्किट चाहिए। तो इस तरह से हमने भाषा के तीनों रूप पढ़े थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और हम इसको अब पढ़ते हैं लिपि के बारे में। लिपि यानी कि किसी भी भाषा को लिखित भाषा में दिखाने के लिए हम जो डिजाइन, जो आकृतियां, चिन्ह बनाते हैं, वो होती है लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित, है ना, चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। मैं ये परिभाषा आपको यही समझा देती हूँ बेटा कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि का मतलब हमने जो भी बोला है, जो अक्षर, जो स्वर बोला है, वो कौन सा है, उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाद के लोगों के लिए अपने मनोभावों को लिखकर छोड़ जाऊं, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तब वो लोग मेरे मन के भाव या विचारों को समझे, पढ़े मतलब देखें, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो उनके लिए लिख के जानना पड़ेगा। पहले के लोग क्या करते थे कि कमल का फूल है ना, तो वो लोग अपनी जो भी वो लिखना चाहते थे वहां पर इस तरह बना देते थे, ताकि जो अगला व्यक्ति हो, जो नहीं जानता हो कि इसे क्या कहते हैं, तो वो आकृति देखकर समझ जाएगा कि ये कमल का फूल है ना। उसी तरह से मान लीजिए आपने ये आकृति बनाना सीखी थी, ठीक है। ये कौन सी आकृति है? घर की। लेकिन क्या हर बार मुझे किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बताना है कि यह मेरा घर है, तो क्या मैं बार बार यह आकृति बनाऊंगी? नहीं। उसके लिए हमने क्या किया था? अपनी मौखिक भाषा को लिखित भाषा में परिवर्तित करने के लिए लिपि यानी कि कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए थे कि मैंने क बोला है तो क ऐसा होना चाहिए, ख बोला तो ख ऐसा होना चाहिए, आ बड़ा सा मुंह खोला है और फिर जो स्वर निकला है वो इस प्रकार का होगा। यदि मैंने बोला तो मुंह से जब भी मुझे कुछ चुभता है और ई निकलता है तो वो स्वर ऐसा होता है। तो लिपि से क्या फायदा होता है कि आप अपनी बात को बहुत लंबे समय तक सहेज कर रख सकते हैं, अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी भाषा को, मौखिक भाषा को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हम क्या करते हैं? चिन्हों को एक निर्धारित व्यवस्था कर देते हैं और उसे हम लिपि कहते हैं। याद रखिए, लिखित भाषा के लिए या लिखित भाषा रूप के लिए लिपि बहुत और अत्यावश्यक है, ठीक है। विभिन्न विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, ये भाषाएं जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। मैम, देवनागरी लिपि में क्यों लिखी जाती है? ऐसा क्यों? हाँ, जिस प्रकार भाषाएं अलग होती हैं, उनको लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह भी अलग होते हैं। बहुत सरल तरीका, ये रहा क, ये रहा क, और ये रहा क, और ये रहा क। अब बताइए, इनमें से अधिकतर या कौन से चिन्ह हैं जो आपको एक दूसरे से लगभग समान दिखाई दे रहे हैं? ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम क ही बोलेंगे। लेकिन मैम, क ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हमारी भाषा का है ही नहीं, ये तो उर्दू का है। उसी तरह से ये आपने लिखा कि मैम ये क कैसे हो सकता है? इसको बोलते तो क का सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई तो नहीं। इस क की डिजाइन में और इस क की डिजाइन में बहुत डिफरेंस है।
क्योंकि ये रोमन भाषा का है। रोमन भाषा में जब आप इसको प्रयोग करते हैं तो ये क के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसकी डिजाइन इस तरह से होती है। ठीक है, तो हम अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और इसी प्रकार उर्दू की लिपि फारसी है। क्योंकि हम जिन जिन भाषाओं को पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं, उन भाषाओं की लिपि का ज्ञान हमें अच्छी तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि किन किन भाषाओं की लिपि किस प्रकार की है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझाऊंगी मैं, वह है मातृभाषा। भाषा भी 3 प्रकार की होती है, एक मातृभाषा, दूसरी है आपकी राजभाषा और तीसरी है राष्ट्रभाषा, है ना। अब आप कहेंगे मैम इसमें क्या अंतर है? भाषा तो भाषा होती है, अपने विचारों को प्रकट करने या समझने के लिए जो तरीका अपनाया वो हो गया भाषा। तो फिर ये 3 क्या है? ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम यहाँ पर परिभाषा पढ़ रहे हैं, सुनिए पहले। मातृभाषा, बच्चा परिवार में जिस भाषा को सबसे पहले सुनता, समझता और उसका प्रयोग करता है, उस भाषा को हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जिस भाषा को आप जन्म लेते ही पूरे जीवन सबसे अधिक सुनते हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो होती है आपकी मातृभाषा। मातृ यानी माता। जो भाषा माता के गर्भ से आप सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वह भाषा कहलाई मातृभाषा, माता की भाषा। जिस तरह मैं निमाड़ क्षेत्र में पैदा हुई हूँ तो मैं निवाड़ी बोलती हूँ, अरुकाई करी राज, है ना। लेकिन जो गुजरात में है वो गुजराती भाषा बोलता है, केम छो। उसी तरह जो ब्रिटेन में पैदा हुआ है, हाउ आर यू बोलेगा अंग्रेजी में, तो उसकी मातृभाषा वो है। मेरी मातृभाषा निमाड़ी है, जो मालवा में होता है उसकी मालवी होती है ना। फिर राजभाषा, किसी राष्ट्र संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को, याद कीजिए, किसी राष्ट्र संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को राजभाषा कहा जाता है। यही भाषा संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र अर्थात पूरे देश में विचारों के विनिमय का मुख्य साधन होती है। प्रशासनिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक कार्य अर्थात सरकारी कामों में। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में पहचान मिली है और इसकी लिपि देवनागरी है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि राजभाषा का मतलब होता है जो पूरे राजकीय कार्यों में प्रयोग होती है। राजकीय कार्य अर्थात सरकारी गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं वो जिस भाषा में लिखे जाते हैं, छपे जाते हैं या बांटे जाते हैं, वह भाषा होती है राजभाषा। आप कभी भी किसी कोर्ट में, अदालत में चले जाइए, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, चाहे बिजली ऑफिस में जाइए, चाहे आप नल विभाग में जाइए, पानी विभाग में जाइए, आपको सभी जगह जितनी भी फाइलें बनी हुई, छपी हुई मिलेंगी बेटा, वो सब हिंदी भाषा में होती हैं। क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना 1950 में 26 जनवरी के दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब एक भाषा भी निश्चित की गई कि अरे हमारे देश में तो 25 भाषाएं बोली जाती हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है, तो क्या हर प्रदेश के जो कागज है सरकारी वो उनकी भाषा में छपेंगे? नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री एक होते हैं, पूरे देश के राष्ट्रपति एक होते हैं, तो पूरे देश में सरकारी कार्यों को करने के लिए भी भाषा एक ही होनी चाहिए। और सभी लोगों ने मिलकर बैठकर अच्छे से डिसाइड किया कि हिंदी भाषा जो है, देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि जो आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये हिंदी भाषा हमारी राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जी जिस भी भाषा के लिखित रूप पर अपने हस्ताक्षर करेंगे या राष्ट्रपति जी जिस भाषा में अपना भाषण देंगे, वो होती है आपकी राजभाषा बेटा।
अभी पिछले 4-5 बार आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना। उन्होंने किस भाषा में दिया था? पंजाबी में बोला था क्या? उर्दू में बोला था? अंग्रेजी में? गुजराती? जबकि वो गुजरात के रहने वाले हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती है, किंतु उन्होंने अपना भाषण किस में दिया था? राजभाषा हिंदी में दिया था। तो जो भाषा का प्रयोग, लिखित प्रयोग, अधिकतर प्रयोग हमारे देश में सरकारी कार्यों में या प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, वह भाषा कहलाती है राजभाषा, राजाओं की भाषा, है ना। और तीसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कैसे? देखिए, इसके लिए पेज नंबर 165 पर आ जाइए आप लोग। अधिकांश लोगों द्वारा, जब देश के अधिकांश लोगों द्वारा कोई बोली या समझी जाती है तो वह भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। यह देश की सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा होती है। यह सब विशेषता होते हुए भी दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे गंदी या बुरी बात हम कहें कि ये सब विशेषताएं होते हुए भी हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। मैम, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन अभी तक उसको प्रशासनिक या संवैधानिक तौर पर मान्यता नहीं मिली है। राष्ट्र यानी देश, देश के अधिकतर लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो होती है आपकी राष्ट्रभाषा। लेकिन जिस भाषा को बाकायदा व्यवहार में लिया जाता है वो होती है राजभाषा। याद रखिए, आपके देश में 25 भाषाएं बोली जाती हैं। 25 में से 18 भाषाएं जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका संबंध, उनके कुछ शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं, हिंदी भाषा से लिए गए हैं, समझे जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। तब भी वो राष्ट्रभाषा तो हो सकती है लेकिन राजभाषा नहीं हो सकती है। हम लोग बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी, राष्ट्र नहीं, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के कुछ प्रदेश, कुछ हिस्से ऐसे हैं बेटा जहाँ पर लोग हिंदी नहीं समझते हैं। मैंने अभी कहा था यदि आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ के लोग हिंदी भाषा के शब्द का प्रयोग अच्छे से नहीं जानते हैं। उनके लिए वो अभी भी अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं, वो उसी को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर जो कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, वहाँ पर राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके लिए राष्ट्रभाषा अभी भी अछूती है ना। तो ये 3 भाषाओं के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैं पुनः एक बार इनके बीच का अंतर दोहरा रही हूँ। मातृभाषा वह भाषा जो व्यक्ति अपने परिवार में सीखता है, सबसे पहले सुनता है और अपने पूरे जीवन काल में सर्वाधिक रूप से प्रयोग करता है, वह होती है उसकी मातृभाषा, जो माता से वह सीख रहा है या उसने सीखी है। राजभाषा जो राजाओं के द्वारा या राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा। और तीसरी है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि हमारी भाषा किस प्रकार की है, कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग की जाती है, उनमें क्या अंतर है। उसके पश्चात हम आते हैं बेटा अपने पेज नंबर 165 पर। देखिए, भारतीय भाषाएं। अब भाषाओं में अंतर के आधार पर हमारे देश में किस प्रकार की भाषाएं या कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी के अतिरिक्त, वैसे तो भारत देश में अधिकतर से अधिकतर प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, गुजरात हो गया, कभी कभी आप महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ भी आपको हिंदी भाषा अच्छी तरह से सुनने को मिलती है और लोग बोलते भी हैं, है ना। तो हिंदी के अतिरिक्त अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं निम्नवत हैं। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है,
मध्य प्रदेश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। लिखी देवनागरी में ही जाती है बेटा, लेकिन बोली मराठी जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का प्रयोग होता है। केरल मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं वहाँ के लोग। हैं ये सारे शहर या प्रदेश एक ही तरफ, लेकिन फिर भी वहाँ जैसे ही आपकी सीमा चेंज होती है, प्रदेश चेंज होता है, वहाँ की भाषा बोली में भी अंतर आ जाता है। तमिलनाडु में तमिल भाषा प्रयोग की जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। और बिहार में सबको पता है बिहारी भाषा बहुत प्रसिद्ध है ना। सुनने में थोड़ी सी अलग लगती हैं ये सारी भाषाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वस्तुओं को, कार्यों को, विचारों को लेकर इनका अर्थ समान होता है। जब भी आप किसी प्रदेश में जाते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, केरल में जाओ, कर्नाटक में जाओ, अगर आपने पानी का ये ग्लास उठाया है तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको उसमें पीने के लिए पानी चाहिए। अगर आप अपना हाथ अपने मुंह तक लेकर जा रहे हैं तो आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ, वहाँ का व्यक्ति समझ जाएगा कि आप खाने के लिए भोजन मांग रहे हैं या आपको भूख लगी हुई है। सांकेतिक भाषा कुछ विशेष संकेत होते हैं जो सभी जगह एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, समझे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि भाषाएं भी कहीं कहीं पर वहाँ के प्रदेश के अनुसार या वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बोले जाने के आधार पर अलग होती हैं। अब एक भाषा और है मैम, और कौन सी आ गई? इन तीन के बाद में एक होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा बेटा। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भाषा ये क्या चीज है? हाँ, अंतरराष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जो अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है। अंग्रेजी को आजकल अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यानी आप विश्व के कितने ही देशों में चले जाएं, अधिकतर देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है और समझी जा रही है, इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय। मातृभाषा सिर्फ घर में बोली समझी जाती है। राजभाषा केवल राजकीय कार्यों में बोली समझी जाती है और लिखी जाती है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच में भी, दो देशों में भी जो भाषा बोली जाए वह कहलाती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण समझाया, वैसे हिंदी भाषा बेटा यदि आप नेपाल या काठमांडू या बर्मा की तरफ जाते हैं देशों में, वहाँ पर भी आपको हिंदी भाषा सुनने में आती है। वहाँ के लोग हिंदी भाषा समझते भी हैं। लेकिन एक कोई ऐसी भाषा जो विश्व के अधिकतर देशों में यूज की जा रही है या समझी जाती है, वह भाषा होती है अंतरराष्ट्रीय। दो राष्ट्रों के मध्य भी जो भाषा एक समान रूप से समझी बोली जाए, जिस भाषा के द्वारा अपने विचारों को समझाया जा सके या समझा जा सके, वह भाषा कहलाती है आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो इस प्रकार हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात जब हम अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।